नमस्कार। आज हम लोहा आयरन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लोहा मानव सभ्यता का एक प्रमुख हिस्सा रहा है और लोहा युग सबसे लंबा चलने वाला ऐतिहासिक काल भी था। लोहा एक सक्रिय धातु है तथा यह प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। लोहा के प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट अयस्क का Fe2O3 हेमेटाइट अयस्क है। इसी प्रकार सिडेराइट अयस्क है हेमेटाइट Fe2O3। मैग्नेटाइट भी है Fe3O4। सिडेराइट अयस्क है FeCO3 ये कार्बोनेट अयस्क है। इसी प्रकार कॉपर जो पैराइट है FeS2 ये भी एक लोहे का अयस्क है। तो इस प्रकार से लोहा एक अयस्क में प्राप्त हुआ। अब लोहे को शुद्ध रूप में प्राप्त करना है तो इसका निष्कर्षण आवश्यक है, यानी लोहे का धातु कर्म करना है, मेटालर्जी ऑफ आयरन। तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला लोहे का प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट अयस्क का Fe3O4। अयस्क को खदानों से प्राप्त करने के पश्चात इसको क्या किया जाता है, बारीक कूट पीस लिया जाता है, यानी क्रशर या स्टैंप मिल द्वारा इसको महीन चूर्ण में बदला जाता है। ठीक, तथा गुरुत्व पृथक्करण जो विधि होता है उसके द्वारा इसको सांद्रित किया जाता है, इनका सांद्रण किया जाता है। यानी गुरुत्व जो पृथक्करण विधि करते हैं उसमें चुंबकीय पहिए लगा रहता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का रबर का कन्वेयर बेल्ट लगा जो रहता है। उसके बाद महीन चूर्ण को जब डाला जाता है तो वो घूमते हुए जाता है और अचुंबकीय पदार्थ अलग ढेर लगता है और चुंबक ये पदार्थ अलग हो जाता है। तो वहां से जो चुंबकीय अयस्क है उसको प्राप्त करके उसका निष्कर्षण के लिए लाया गया है। तो सांद्रण के पश्चात अयस्क का भर्जन करते हैं, यानी ऑक्सीजन को उपस्थिति में उसके गलनांक के ताप पर उसको गर्म किया जाता है, जिससे अयस्क में उपस्थित आर्सेनिक और सल्फर की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड बनकर दूर हो जाती है। अयस्क का जो रंध्रमय हो जाता है, जिससे उसका धातु में अपचयन सुविधाजनक हो जाता है। तो उसमें यदि आर्सेनिक यदि मिला हुआ है तो जब उसको वर्जन किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो 4As आर्सेनिक है, 3O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो गर्म होता है अपने गलनांक पर, तो वो 2A गलनांक और क्वथनांक पर तो 2As2O3 के रूप में ये वाष्पशील होकर के अलग हो जाता है। उसी प्रकार उसमें सल्फर है तो S+O2 ये भी ऑक्सीजन के साथ इसको किया जाता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड मिल करके वाष्पशील होकर के अलग हो जाता है। तो अयस्क में मुख्यतः रेत अशुद्धि के रूप में पाई जाती है, जिसे प्रगलन के समय चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट की सहायता से हटाया जाता है। यानी वो गालक के रूप में कार्य करता है। अगलनीय पदार्थ को गालक की सहायता से उसको अलग किया जाता है, उसको प्रगलित कर देता है। लोहे के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन यानी कोक या एंथ्रेसाइड द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया के में बहुत अधिक तापमान लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अगर यह प्रक्रिया रुक रुक कर की जाए तो मिश्रण को बार बार गर्म करने से ऊष्मा का जो है वो अपव्यय होता है। इसलिए प्रगलन एक बड़ी वात्या भट्ठी जिसको ब्लास्ट क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में निरंतर गर्म किया जाता है। जैसे ये एक वात्या भट्ठी है, ये अग्निशा ईंटों की बनी हुई होती है। ठीक, इसमें व्यर्थ वायु के निकलने के लिए अलग एक निकास लगा होता है। इसमें वायु प्रवेश करने के लिए, गर्म हवा प्रवेश करने के लिए यहाँ पर एक नली लगा हुआ है। जब वर्जित अयस्क चूना पत्थर और कोक को मिलाया इसमें डाला जाता है पर हॉपर की सहायता से, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे अलग अलग तापमान पर वो अभिक्रिया करते करते 400 से 900 पर, 900 से 1200, 1200 ऐसे वो प्रगलित होते जब आता है तो धातु मल है वो हल्के होने के कारण ऊपर तैरते रहता है और ये अलग नली से उसको अलग कर लिया जाता है। और जो पिघला हुआ लोहा है वो धातु मल से भारी होने के कारण वो नीचे तली पर बैठ जाता है, उसको फिर से अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार वात्या भट्ठी के द्वारा लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। वात्या भट्ठी इस्पात की बनी बेलनाकार भट्टी होती है और इसकी भीतरी सतह पर अग्निशः ईंटों का अस्तर लगा होता है। बीच के चौड़े स्थान पर नलियां होती है जिसके द्वारा भट्टी में गर्म जो हवा है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस जो भेजी जाती है भट्टी के ऊपर सिरे से
अभिक्रिया में बनी गैसें निकलने लगती है ना। उसके निकलने का ये मार्ग होता है, निचले भाग में 2 छिद्र होते हैं, जिनमें से ऊपरी छिद्र में धातुमल तथा निचले छिद्र में पिघला हुआ धातु को निकाला जाता है। ये वाला जैसे आपको बताया गया, ठीक। तो भर्जित अयस्क को चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिलाकर वाद्य भट्टी में ऊपर से डाला जाता है और नीचे से गर्म वायु भेजी जब जाती है, ऊपर से डाला जाता है, नीचे से गर्म वायु भेजी जाती है, ठीक। क्योंकि इसको जब गर्म वायु भेजी जाती है तो वाद्य भट्टी में तापमान एक समान नहीं रहता। जैसे जैसे अयस्क चूना पत्थर नीचे से गर्म हवा भेजी जाती है तो नीचे जैसे आते जाता है, ठीक है, तब तापमान अलग अलग मिलने के कारण को क्या होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से वो गुजरता है, ठीक। वाद्य भट्टी में जो तापमान एक समान नहीं रहता, जैसे जैसे अयस्क चूना पत्थर तथा कोक नीचे की ओर जाता है, उन्हें तापमान के विभिन्न क्षेत्र से जब गुजरना पड़ता है तब वाद्य भट्टी में बहुत सारी अलग अलग अभिक्रियाएं होती है। तो कोक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। चूंकि कोक अधिक मात्रा में डाला जाता है तथा बचा हुआ जो कोक है वो बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कोक की कुछ मात्रा ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। इस प्रक्रिया में भट्टी में उच्च ताप 400 से 900 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। तो 400 से 900 डिग्री सेल्सियस जो बना रहता है उस पर जो ये अभिक्रिया होती है, तो ऊपर से जो कोक डाला गया है, कार्बन डाला गया है, वहां से कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है। उसमें से बहुत सारा जो कार्बन डाला गया है उसमें कुछ बचे हुए कार्बन फिर से नीचे की ओर आता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है। फिर वहां से जो कार्बन और नीचे आता है जो बचे हुए, तो 2C+O2 है, ये फिर से अभिक्रिया कर 2CO2 यानी 2CO बनाता है, यानी ये भी 2CO है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अलग हो जाता है, ठीक है। फिर ऑक्साइड अयस्क का कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है उसमें जो ऊष्माक्षेपी है तो 2Fe2 यानी जो हेमेटाइट अयस्क है वो कार्बन मोनोऑक्साइड 3CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। 2Fe ये आयरन है प्राप्त होता है और 3CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया के कारण भट्टी का जो तापमान उच्च बना रहता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं जाने दिया जाता और पुनः भट्टी में भेज दिया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड कोक से यानी कार्बन से पुनः अभिक्रिया करती है। कुछ मात्रा में जो हेमेटाइट भी कोक के साथ अभिक्रिया करके लोहा और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर Fe2O3 प्लस 3C यानी कार्बन कोक से अभिक्रिया कर 2Fe फिर लोहा प्राप्त होता है और 3CO ये भी मुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। भट्टी में उच्च ताप 900 से जो 1200 डिग्री सेल्सियस है, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस ताप पर चूना पत्थर का विघटन होता है और वह अनबुझा चूना यानी कैल्शियम जो ऑक्साइड है, अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, CaCO3 जो अनबुझा चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया यानी उष्मा ग्रहण करना, ऊष्माक्षेपी यानी उष्मा मुक्त करने वाला, ठीक है, और उष्मा ग्रहण करता है। इसलिए चूना पत्थर की सीमित मात्रा ही भट्टी में डाली जाती है। अधिक मात्रा में उपयोग से उष्मा की हानि होती है। इस अभिक्रिया में बनने वाला जो अनबुझा चूना अयस्क की अशुद्धियों दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। जो अयस्क में अशुद्धियां हैं जैसे अगलनीय पदार्थ जो सिलिका ऑक्साइड है वो उसको दूर करना है तो इसे गालक जिसको फ्लक्स कहते हैं, यह सिलिका में से अभिक्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है जिसे धातुमल कहा जाता है। ये जो गालक है ये अगलनीय पदार्थ SiO2 जो सिलिका ऑक्साइड है वो अगलनीय होता है, शुद्ध होता है। इसको गलने में अलग करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड जो डाला गया है, कैल्शियम ऑक्साइड से ये चूना पत्थर गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड अलग बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाता है, ये है ना CaO अलग। तो ये CaO इससे भी क्रिया कर CiO2 से भी क्रिया कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 यानी कैल्शियम सिलिकेट ये धातुमल के रूप में अलग हो जाता है।
ये अलग नहीं होता जब तक कैल्शियम ऑक्साइड डाला गया नहीं जाता। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया गया है तभी कैल्शियम सिलिकेट बना है और वो धातुमल के रूप में अलग होता है। तो भट्टी का तापमान 1200 से 1600 डिग्री होने के कारण लोहा तथा कैल्शियम सिलिकेट पिघली हुई अवस्था में ही रहते हैं। ये पिघली इसलिए कैल्शियम सिलिकेट जो धातुमल है और लोहा पिघली हुई अवस्था में है। इसको ये नीचे तली में भारी होने के कारण अलग हो जाता है पिघला धातु लोहा और ये धातुमल ऊपर रहता है जो कैल्शियम सिलिकेट के रूप में है। तो दोनों के घनत्व अंतर होने के कारण यह भट्टी की तली में दो परतों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं जिन्हें समय समय पर अलग तलों पर स्थित निकास द्वारा निकाल लिया जाता है। वात्य भट्टी से जो प्राप्त लोहे में काफी मात्रा में कार्बन मिला होता है जिसे कच्चा लोहा पिग आयरन कहते हैं। इसे अलग प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है और भिन्न भिन्न ग्रेड के लोहे का निर्माण किया जाता है, जैसे ढलवा लोहा है, पिटवा लोहा है आदि से प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं संक्षारण। संक्षारण का मतलब है उसके क्षरित होना। ठीक है, संक्षारण में क्या है कि क्रियाशील धातु जैसे जिंक है, एल्युमिनियम है, शीघ्र है ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करती है और उनके यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जो क्रियाशील धातु है अन्य धातु से अभिक्रिया करती है और वो नमी जैसे ऑक्सीजन उससे क्रिया करने के बाद वो क्या हो जाता है, एक अन्य यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। लोहे की ऑक्सीजन और जल से क्रिया को जंग लगना कहते हैं। जिस प्रकार लोहे को आप बाहर रख देते हैं तो वहाँ पानी यानी नमी के कारण और वायु से वो अभिक्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है, वो जंग लग जाता है उसके ऊपर। तो जंग लगना या उसका क्षरण होना ये संक्षारण कहलाता है। ये जो संक्षारण है तो लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी का होना आवश्यक है, लेकिन जंग लगने पर अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे लवण है या अम्लों की उपस्थिति। इनकी जो उपस्थिति में जंग अधिक शीघ्रता से लगता है। ठीक है, इसलिए समुद्र के पास के इलाकों में लोहे पर जंग जल्दी लगता है। धातु की जो प्रकृति भी संक्षारण, जैसे धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत का जमना वो लगने की दर को भी प्रभावित करती है। अधिक क्रियाशील धातु पर संक्षारण शीघ्र होता है। वायुमंडल में अशुद्धियों, धातुओं की जो प्रकृति है तथा परिवेश में के जो pH मान में परिवर्तन से भी धातुओं के संक्षारण दर में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हवा और पानी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता, इसलिए अधिकांश जंग रोधी विधियों से धातुओं को हवा और पानी के संपर्क से रोका जा सकता है। लोहे तथा वायुमंडल के जो क्या बोलते हैं मध्य जंग रोधी परत लगाने की क्रिया को रोधिकारक्षण कहते हैं, जिससे लोहे पर पेंट लगा देना है, ग्रीस लगा देना है, ऑयल लगा देना है, यानी उससे अधिक उससे कम क्रियाशील जैसे धातु है उसका लेपन कर देते हैं, यानी पेंट लगा देते हैं अधिक क्रियाशील धातु का। तो इसमें जैसे लोहे के ऊपर टीन, निकेल, क्रोमियम जैसे धातु की परत चढ़ा देने से उस पर जंग नहीं लगता। तो इस प्रकार जंग से बचा जा सकता है। तो अधिक सक्रिय धातुओं का उपयोग करके भी धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है। यह क्रिया उत्सर्ग रक्षण कहलाती है। अपने जो गैल्वेनाइजेशन लोहे के बारे में सुना होगा, इसमें लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक जो है लोहे से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए वह ज्यादा आसानी से ऑक्सीजन से क्रिया करता है तथा मोटी परत जिंक ऑक्साइड के रूप में रहता है। अतः लोहे जंग लगने से बच जाता है, यानी गैल्वेनाइजेशन अभिक्रिया, यानी लोहे के ऊपर उससे अधिक क्रियाशील जिंक का परत लगा देना और उसको संक्षारण से या जंग लगने से बचाना, ये गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। फिर देखते हैं लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत, केमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। तो लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत के बारे में समझते हैं। संक्षारण की क्रिया विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। जब धातु जैसे लोहे को वायु और नमी युक्त वातावरण में रखा जाता है, तब धातु की सतह पर धनात्मक और ऋणात्मक क्षेत्र निर्मित हो जाने के कारण सतह विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करने लगती है। जैसे यहाँ पर एनोड पर Fe जो आयरन है वो Fe2+ के रूप में विलयन में चला जाता है। जैसे Fe जो है वो Fe2
के रूप में वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसी प्रकार कैथोड पर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं के द्वारा ले लिए जाते हैं तथा OH हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो में बनता है, जैसे 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने के बाद 4OH आयन ये प्राप्त कर लेता है। फिर ये क्या होता है, एनोड पर बने जो Fe2 आयन जो है, Fe2 आयन है वो OH ऋण आयनों से क्रिया करके FeOH2S ये जो आयन है जो आयरन हाइड्रोक्साइड ये आयन बनाते हैं। यह आयरन हाइड्रोक्साइड वायुमंडल की जो ऑक्सीजन द्वारा नमी की उपस्थिति में हाइड्रेट आयन ऑक्साइड बनाता है। जैसे ये जो हाइड्रेट आयन है 2FeOH2 प्लस 1/2 O2 यानी ऑक्सीजन की कुछ मात्रा है वो गैस के रूप में रहता है, नमी है तो प्लस 2H2O लिक्विड, इससे भी क्रिया करके Fe2O3H2O यानी जल की कुछ मात्रा है उसकी मात्रा है X है, कुछ भी मात्रा भी हो सकता है तो X है, तो इसलिए Fe2O3X यानी S इसलिए है सॉलिड अवस्था है, इसलिए S वो बनाता है। यही हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड यानी जंग रस्ट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु है यानी मिश्र धातु जो है किसी धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने के लिए मिश्र धातु बनाया जाता है या बनाना एक प्रचलित विधि है। ऐसा समांगीय मिश्रण जिसका मुख्य एक धातु हो मिश्र धातु कहलाता है। इसे ठोस विलयन भी कहते हैं। मानव द्वारा प्रागैतिहासिक काल से अनेक मिश्र धातुओं का निर्माण एवं उपयोग किया जाता रहा है। मिश्र धातु बनाने का मुख्य कारण धातु की गुणवत्ता बढ़ाना, उसे कठोर बनाना तथा धातु के गलनांक को कम करना है। मिश्र धातु आसानी से ढाली जा सकती है तथा इसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु बनाने के लिए एक धातु को पिघलाकर उसमें अन्य धातु या अधातु तत्व का निश्चित अनुपात मिलाया जाता है और बाद में इसे ठंडा कर मिश्र धातु प्राप्त की जाती है। इसे बनाते समय धातुओं का चयन उनके विशेष गुणों के आधार पर किया जाता है ताकि मिश्र धातुओं में हम वांछित गुण प्राप्त कर सकें। लोहा जो है सर्वाधिक उपयोगी धातु है, लेकिन इसका शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अपेक्षाकृत नर्म होता है। जब इसमें थोड़ा कार्बन मिला दिया जाता है तब यह कठोर हो जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहे की एक मिश्र धातु है, इसमें कार्बन के अतिरिक्त निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम लोहे को जंग लगने से बचाता है जिससे लोहे की उपयोगिता बढ़ जाती है। इस प्रकार मिश्र धातु बनाई जाती है। जैसे हम यहाँ पर कुछ 4-5 मिश्र धातु के बारे में आपको बताया जा रहा है। आपने जो किताब है उसमें पेज नंबर 152 में भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे इसमें क्रमांक में बता दिया मिश्र धातु है, ये अवयव और उसके जो प्रतिशत है और ये उपयोग है। तो इसमें जैसे पीतल है, पीतल में कार्बन कॉपर जो है CU है उसको 60 से 80% मात्रा मिलाई जाती है और जिंक का 40 से 20% मात्रा। इसका उपयोग बर्तन घरेलू सामान बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार कांसा है, कांसा में कॉपर का 75 से 90% और टीन का 25 से 10% मिलाई जाती है और यह मिश्र धातु बनता है जिसको उपयोग सिक्के, बर्तन और मूर्तियां बनाने में काम आती है। इसी प्रकार मिश्र धातु एक जर्मन सिल्वर है जिसमें कॉपर का 50% मात्रा है, जिंक का 25% मात्रा है और निकेल का भी 25% मात्रा है। इस प्रकार यह बर्तन, सिक्के, आभूषण बनाने का काम आता है जर्मन सिल्वर। उसके बाद मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की 5% और एल्युमिनियम की 95%, ये वायुयान के ढांचा तैयार करने में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार बेल जो मेटल है उसमें कॉपर का 80% होता है, टिन का 20% होता है, ये घंटियां बनाने में काम आता है। इसी प्रकार अन्य जो मिश्र धातु उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ये अध्याय जो है धातु एवं धातुकर्म में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अन्य अध्याय को अध्ययन करेंगे। थैंक यू।